वेलकम टू एग्ज़ाम रिविजन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो एलटी टेट और एलटी कमीशन को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सारी वीडियो को देखिएगा। जो तथ्य नहीं आते हैं उन्हें अपनी कॉपी पे नोट अवश्य करिएगा। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट और एलटी कमीशन के लिए न्यू बैच स्टार्ट किए गए हैं। अगर आप अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं तो समय रहते आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। इसी के साथ आपको अवगत करवा देता हूं, एलटी टेट और एलटी कमीशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ में महत्वपूर्ण नोट्स अवेलेबल कर दिए गए हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स होंगे। आप में कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो समय रहते इन नोट्स को परचेज कर सकता है और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकता है। ठीक है, इन नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपकी आगामी परीक्षा हेतु वो भी आपको अवेलेबल होंगे। तो आपकी कोई क्वेरी या कोर्स से संबंधित या फिर नोट से संबंधित रहेगी तो आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको पीडीएफ समय पर सेंड की जाती रहती हैं, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए समय रहते अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? इनमें से कौन सी जो भाषा है वो प्राचीनतम भाषा है? जो ये क्वेश्चन होंगे ना, हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा हो वहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ये। तो जो इनमें से प्राचीनतम भाषा होगी तो वो होगी आपकी वैदिक संस्कृत। कौन सी? वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। अधिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं करूँगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें ही यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर बोलने के लिए आपके लिए मात्र 50 प्रश्न लाया हूँ, परंतु अगर आप फैक्ट देखोगे तो ये आपके लिए और भी अधिक होंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। क्या पूछा गया है इसमें? ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो जो ऋग्वेद है इसमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है ये हुआ है आपका वैदिक संस्कृत का। कौन सी भाषा? वैदिक संस्कृत का। बी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? प्रश्न को समझिए, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो जो नहीं होगी यहाँ पर तो वो होगी आपकी संस्कृत। ये मध्य भारतीय आर्य भाषा नहीं थी संस्कृत, ये वैदिक थी, मतलब प्राचीन थी ना, तो कैसे होगी मध्य की? बाकी जो अपभ्रंश है, पाली है, प्राकृत है, ये तीनों ही आपकी मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषाएं हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 4। इसमें क्या पूछा गया है? अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो जो अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से होगा तो वो होगा आपका 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। सही जो विकल्प यहाँ पर होगा तो वो होगा आपका विकल्प सी। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपने अवश्य करना है। ठीक है, ताकि निरंतर आपके समक्ष इस तरह के वीडियोज़ हम लाते रहें। चौथे का सही बता दिया आपको, सी। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? जो हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है ये यहाँ पर बताना है। जैसे कि आपको पता है, मागरी अपभ्रंश भी है, ब्राचट अपभ्रंश भी है, शौरसेनी अपभ्रंश भी है और खस अपभ्रंश भी है। इनमें से कौन सा अपभ्रंश है जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई है? तो यह है शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसका आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 6। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो दिए गए विकल्पों में से जो नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है तो वो होगा आपका विकल्प डी, डिंगल। जो डिंगल है ये आपका प्रयुक्त नहीं होता है अपभ्रंश के लिए। बाकी अबहट, देश भाषा, अवहत, ये तीनों ही अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो जो वियोगात्मक भाषा होगी यहाँ पर तो वो होगी अपभ्रंश। अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है।
संस्कृत, पाली, प्राकृत ये तीनों वियोगात्मक भाषा नहीं है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 8। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? तो जो हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर हुआ था 1000 ईस्वी से हुआ था। विकल्प डी जो यहाँ है ये सही होगा। फिर प्रश्न संख्या 9। इसमें क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 9 में संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो सही जो विकल्प होगा 9वें का तो वो होगा आपका 24। कितने? 24। विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है 10। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो जो ये सही विकल्प होगा इसका तो ये होगा 2 रूप बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो जो संदेश रासक के रचयिता होंगे तो ये हो जाएंगे अब्दुल रहमान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आपने ध्यान रखना है। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे 12। क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो जो धनपाल की रचना है, पहले तो ध्यान रखिए जो धनपाल थे ये अपभ्रंश के कवि हैं, तो इनकी रचना कौन सी होगी? तो भविष्यत कहा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा परीक्षा हेतु, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये दोनों डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगले प्रश्न को देखिए 13। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? तो जो हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन मानते हैं तो ये मानते हैं सरहप्पा को। किसे? सरहप्पा को मानते हैं। विकल्प बी सही होगा। बाकी जो सर्वमत है वो भी इसी तरफ है कि सरहप्पा ही सर्वमत, ये सरहप्पा को ही प्रथम कवि मानते हैं। अगला जो प्रश्न है 14। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? जो शब्दानुशासन है ये प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन रहेंगे? तो ये होंगे हेमचंद्र। कौन होंगे? हेमचंद्र। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 15। पाहुण दोहा किसकी कृति है? तो जो पाहुण दोहा कृति है ये रहस्यात्मक कृति है। कैसी है? रहस्यात्मक रचना है। ठीक है, रहस्यात्मकता से तात्पर्य है यहाँ पर ये, जैसे देखिए कोई भी होते हैं ना जो विद्वान होते हैं, काफ़ी गूढ़ और रहस्यात्मक बातें करते हैं, एक तरह से अघोरी टाइप की बात की जाए, वैसे थे ये रचनाकार। तो ये रामसिंह थे। अगला प्रश्न है 16। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो ये होती है सरहप्पा की। किसकी? सरहप्पा की। इसका ध्यान रखना है। जो सरहप्पा है ये 84 सिद्धों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से आपका एक और प्रश्न बन जाता है। पिछले टेट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि जो सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या है 84। उसी के अंतर्गत सरहप्पा आते हैं, डोम्बीपा, लुईपा, शबरपा इत्यादि। फिर देखिए तो जो जोइंदू है, स्वयंभू है, धनपाल है, ये मूलतः माने जाते हैं कैसे? जैन कवि। ये भी ध्यान रखना। हाल ही में जो परीक्षा हुई थी, कौन सी आपकी पीजीटी हिंदी की परीक्षा हुई थी, वहाँ पर इसी तरह से प्रश्न आया था। तो बार बार तो आपको मैं ये चीज़ें बता देता हूँ, तब आपको ध्यान रखना चाहिए आगे परीक्षा हेतु। प्रश्न 17। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? सिद्ध कवि नहीं है वो पूछा गया है। तो देखिए डोम्बीपा, लुईपा, शबरपा, गोरक्षपा, ये आपके ये भी गोरक्षपा, सरहप्पा, ये मैंने कहा आपको सिद्ध है। तो जो देवसेन है ये सिद्ध नहीं होंगे, ये जैन कवि थे। कैसे? जैन कवि थे। ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। प्रश्न 18।
इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? इनमें से अवधी भाषा की जो प्राचीनतम कृति होगी तो वो कौन सी होगी? तो ये होगी चंदायन। कौन सी? चंदायन। 18 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, चंदायन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है रामचरितमानस पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। जो मैंने यहाँ पर पढ़ा ना, ये अवधी भाषा की रचना है। बाकी चित्रावली और चंदायन ये भी अवधी भाषा की ही रचनाएं होंगी। प्रश्न 19, हंस जवाहिर के रचयिता कौन हैं? तो जो हंस जवाहिर के रचनाकार होंगे तो ये होंगे आपके कासिम शाह। कौन? कासिम शाह। तो तीसरे का सही विकल्प होगा 19 का सही विकल्प होगा सी। अगले प्रश्न को देखिएगा 20, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? पहले ऊपर पूछा गया था अवधी भाषा की रचनाएं और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अवधी भाषा की रचना कौन सी नहीं है, वो बताना है। तो देखिए 20 का जो सही विकल्प होगा यहाँ पर जो ये है विनय पत्रिका, तुलसीदास जी की रचना है। ये आपकी अवधी भाषा की रचना नहीं है, तो ये ब्रजभाषा की रचना होगी, ये ध्यान रखना है। बाकी जो आपको बताया रामचरितमानस, पद्मावत और मधुमालती ये अवधी भाषा की रचना होंगी। फिर प्रश्न है 21, क्या पूछा गया है इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? तो जो तुलसीदास की कृति नहीं होगी तो वो होगी आपकी अनुराग बांसुरी। कौन सी? अनुराग बांसुरी। तो 21 का सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। फिर से कह रहा हूँ पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। प्रश्न 22, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो जो रचना है नासिकेतोपाख्यान, इसके रचनाकार कौन होंगे? सदल मिश्र। सदल मिश्र इसके रचनाकार होंगे। इसी के साथ यहाँ पर देखिए आपको अवगत करवा देता हूँ, आप लोग कोई भी अगर एलटी टेट या एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों को बता दूं एलटी टेट और एलटी कमीशन साथ में नेट वाले, नेट हिंदी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप तीनों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है तो वो रहती है PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार परीक्षा देने से पहले ये PYQ अवश्य देखने होते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो जाते हैं, तो मुझे तो लगता है एक बार आपको परीक्षा देने से पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए। अगर इनमें से किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अभी तक PYQ नहीं है तो आप उसमें रहते PYQ ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें रहते अपनी PYQ लीजिए और तैयारी देखिए कैसी हो रही है और क्या क्या आगे आपको तैयारी करनी चाहिए वो आप देख सकते हो इनके माध्यम से। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से स्थापना की थी तो वो की थी आपकी आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 24, क्या पूछा गया है इसमें? पूछा गया है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक थे तो ये थे आपके एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। सी यहाँ सही विकल्प होगा, सी। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा 25, क्या पूछा गया है रामप्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? तो जो रामप्रसाद निरंजनी की रचना होगी तो ये हो जाएगी आपकी भाषा योग विशिष्ट। भाषा योग विशिष्ट। अगला प्रश्न देखिए 26, 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? तो पहले तो ध्यान रखना है जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये कैसी रचना है? गद्य रचना है। कैसी? गद्य रचना है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो ये है आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। किसके द्वारा लिखी गई है? गोकुलनाथ जी के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 27, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो जो राजा लक्ष्मण सिंह थे तो ये जो जिस हिंदी के पक्षधर थे ये थे संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। सितारे हिंद
ये किस भाषा के पक्षधर थे, किस हिंदी के पक्षधर थे ये? तो ये हिंदुस्तानी या फिर उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर माने जाते हैं राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद। तो राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद किसके गुरु थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। जब राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद को सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसके द्वारा दी? काशी के जो उनके समकालीन विद्वान मंडल थे उनके द्वारा दी गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है और कई बार LT टेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 28। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? मोटी मोटी बोल रहा हूँ, इससे अधिक भी होगी ये आंकड़ा। तो जो मुझे लगता है यहाँ पर विकल्प के हिसाब से तो वो होगा 60 करोड़। अब तो 60 करोड़ से अधिक हो गया है ये आंकड़ा। अगला प्रश्न देखिए 29। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत कुल जो बोलियां हैं ये है 18। कितनी है? 18। यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए 30। तो प्रश्न संख्या 30, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होगी तो वो होगी मगही। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोली होंगी। इसका भी ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी में आती हैं आपकी राजस्थानी भी आती है और गुजराती भी आती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 31, इसमें पूछा गया है इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? तो जो अवधि भाषा आती है किसके अंतर्गत आती है ये बतलाना है। यहाँ पर ABC अर्थात अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आती हैं आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इसका भी ध्यान रखिए, इस ट्रिक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं परीक्षा में। फिर अगला प्रश्न है 32, इसमें पूछा गया है कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो जो बिहारी हिंदी की बोली नहीं होगी तो वो है आपकी मारवाड़ी। जो मारवाड़ी है ये आपकी राजस्थानी हिंदी की है। किसकी? राजस्थानी हिंदी की है। मगही, भोजपुरी और मैथिली ये तीनों ही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला जो प्रश्न है 33, लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो जो लखनऊ और बाराबंकी है ये किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर होगा विकल्प सी। अगला जो प्रश्न है 34, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? तो जो बघेली बोली है इसका जो केंद्र माना जा सकता है रीवा। कौन सा है? रीवा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 35, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? नहीं की बात की जा रही है यहाँ पर, किस नगर की बोली नहीं है ब्रजभाषा? तो जो मथुरा की तो है ब्रजभाषा, मथुरा की भी है, आगरा की भी है, हाथरस की भी है, परंतु जो इटावा है इस नगर की बोली ब्रजभाषा नहीं होगी। तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ पर बोली जाती है कन्नौजी। कौन सी? कन्नौजी। अगला जो प्रश्न है 36, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? इंदौर और उज्जैन की बोली को जो नाम दिया गया है इसे कहा जाता है मालवी। क्या कहा जाता है? मालवी। इसका भी ध्यान रखना आपने। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा 37, नैनीताल के आसपास बोले जाने वाली बोली का क्या नाम है? तो जो नैनीताल के आसपास बोले जाने वाली बोली का नाम है कुमाऊनी। क्या है? कुमाऊनी। अगला जो प्रश्न है 38, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां स्वीकार की गई हैं। बी यहाँ पर सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 39, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो कथन सत्य नहीं होगा तो वो होगा, देखिए पहले सत्य कथन को देख लेते हैं। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है, बिल्कुल सही। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद और इटावा है, ये भी बिल्कुल सही है। मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है, ये भी सही है। परंतु जो ब्रजभाषा का केंद्र है ये दिल्ली नहीं है। ठीक है, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली नहीं है, खड़ी बोली का केंद्र दिल्ली माना जाता है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। फिर जो अगला प्रश्न है 40, इनमें से असत्य कथन छांटिए। तो जो यहाँ पर असत्य कथन होंगे उसे देख लेते हैं।
विद्यापति भोजपुरी के कवि थे। विद्यापति मूलतः मैथिल कवि माने जाते हैं, भोजपुरी के कवि नहीं माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर और दुर्ग की बोली है। जो ये बिलासपुर है ये हिमाचल वाला बिलासपुर नहीं है, ये है आपका छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर। फिर जो हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, ये भी बिल्कुल सही है, इसका भी ध्यान रखना है। फिर बुंदेली का क्षेत्र झांसी और ललितपुर है, ये भी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? तो जो ब्रजभाषा क्षेत्र में आने वाला जिला नहीं है तो वो होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद आपके ब्रजभाषा के क्षेत्र में नहीं आता। बाकी अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर ये तीनों ही जिले ब्रजभाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिले। फिर देखिए प्रश्न 42, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो जो वर्तमान में हम मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं इसका जो मूल आधार बोली थी तो ये थी आपकी खड़ी बोली। कौन सी? खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए 43, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। तो यहाँ पर जो असत्य युग्म होगा तो वो होगा आपका, देखिए मैथिल कवि माने जाते हैं विद्यापति, सही है। बिहारी ब्रजभाषा से संबंधित है। तुलसी अवधी के कवि माने जाते हैं और ब्रज के भी माने जाते हैं। केशवदास जो खड़ी बोली के नहीं हैं, ये ब्रजभाषा के कवि हैं केशवदास, ब्रज भाषा के कवि हैं केशवदास। अगला जो प्रश्न है 44, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो जो देवनागरी लिपि है इसका विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि से। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है 45, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो जो देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या है 52। पूछा जाएगा स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 स्वर हैं और व्यंजन है 33। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। 46, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? तो जो देवनागरी लिपि है ये कैसी लिपि है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका जो सही विकल्प वर्णनात्मक लिपि है। कैसी है? वर्णनात्मक लिपि। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर 46 का। अगले प्रश्न को देखिए 47, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? तो जो ये सुझाव दिया गया था बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर 47 का सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है 48, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया था। 48 का सही विकल्प कौन सा है? बी। ये जो प्रश्न है ना, हाल ही में जो सेट हिंदी 2024 में परीक्षा हुई थी ना, वहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, तैयारी तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं एलटी कमीशन की कर रहे हैं, तो सेट जैसी हायर लेवल की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था हूबहू। तो ध्यान रखना है, तभी आपको कहता हूँ ध्यान से प्रश्नों को सुनना है। जो प्रश्न नहीं आते हैं उन्हें अपनी कॉपी पे नोट करना है। प्रश्न देखिए फिर 49, इसमें क्या पूछा गया है 49 में, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था काका कालेलकर के द्वारा। काका कालेलकर के द्वारा। 49 का सही विकल्प होगा सी। अगला जो प्रश्न है 50, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो अधिक उपयुक्त कथन होगा तो वो होगा विकल्प सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ। ये भी उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखिए 51, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा हेतु 1953 ईस्वी। अगले प्रश्न को देखिए 52, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी लिपि में नहीं है? उच्चारण और लेखन की एक रूपता ये है,
प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण ये भी है, अनुच्चारित ध्वनियों का अभाव ये भी है, और जो गुण नहीं है तो वो होगा विकल्प भी, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन या ध्वनियात्मकता। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लेक्चर था ये हमारा आज का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, इसी के साथ देखिए फिर से वीडियो को समाप्त करने से पहले कहूँगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट या एलटी कमीशन की तो आप हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच आजकल चले हुए हैं, अच्छे से तैयारी आपकी करवाई जाएगी। कोई क्वेरी रहती है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सएप करिए, कोई भी आपकी जानकारी होगी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और एलटी टेट एलटी कमीशन के लिए PYQ सीरीज़ और इम्पोर्टेंट नोट्स, टाइप नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हो तो इनके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।